बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में दो अहम मौज़ूआत के हवाले से बात होगी सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हमने देखा जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का, उस हवाले से प्रोग्राम में बात होगी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से भी कि वहाँ जो बदमानियाँ हो रही हैं उस पर सीडीए क्यों खामोश है। चेयरमैन सीडीए आमिर अली अहमद खान साहब की तकर्रुरी को चैलेंज कर दिया गया है और अब क्योंकि वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि चेयरमैन सीडीए को मुस्तकिल तौर पर जिम्मेदारियां दी जाएंगी तो उनके लिए दूसरा ओहदा संभालना मुश्किल होगा। प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का रेफरेंस, सदारती रेफरेंस जिसे कल अदम करार दिया गया गुज़िश्ता साल, ये केस चलता रहा जिसका सबसे बड़ा मकसद ये था कि जो लंदन में असासे हैं उनकी इंक्वायरी मुकम्मल की जाए और बताया जाए कि ये आमदन कैसे हुई और किस तरह टैक्सेस की बात है। इसके लिए एफबीआर को भी गुज़िश्ता साल जून में बड़ा ऑर्डर दिया गया और बताया गया, हिदायत जारी की गई कि जो कुछ भी है इसकी तहकीकात करके सामने लाई जाए हक़ाइक़, और मुख्तसर ऑर्डर दे के ये बात की गई कि जो कुछ सामने आता है उसके बाद एफबीआर जो है वो अपनी कार्रवाई कर सकता है या फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई कर सकती है। लेकिन उसके बाद फिर शुरू हुआ नज़रसानी का दौर और फिर नज़रसानी की जो आईनी दरख्वास्तें थीं उस हवाले से भी बात होती रही। नज़रसानी की दरख्वास्तें चलती रहीं और मुकदमा चलते रहे और फिर समातें होती रहीं और हमने देखा कि रवां साल अप्रैल में ये फैसला भी मंजर आम पर आ गया और फिर अदालती कार्रवाइयाँ जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँची और नज़रसानी की दरख्वास्त में जो अहम फैसले थे उन फैसलों को सामने लाया गया और बहुत सी जगहों पर जो गुज़िश्ता ऑर्डर में जो फैसले दिए गए थे उन फैसलों को भी कलअदम करार दिया गया, जिसमें एफबीआर की जानिब से किसी भी रिपोर्ट को किसी भी फॉरम पर चैलेंज करना था। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात थी वो थी लार्जर बेंच की तश्कील, क्योंकि लार्जर बेंच की तश्कील की जब बात की जाती है और जिस तरह हमने गुज़िश्ता साल देखा था कि जो लार्जर बेंच था उसमें जो जजेस मौजूद थे उनमें भी इख्तलाफ पाया गया। कुछ जजेस ने जब सदारती रेफरेंस से कलअदम करार दिया गया और उसके बाद जो फैसला तहरीर किया गया, चाहे शॉर्ट फैसला था, उसमें बताया गया कि किस तरह कौन कौन सी कार्रवाई अमल में लाई जानी और कौन सी नहीं लाई जानी। लेकिन जब उसके बाद रेफरेंसेस की बात की गई, समातें शुरू हुई, तो फिर लार्जर बेंच दोबारा तश्कील दिया गया चीफ जस्टिस साहब की जानिब से। उस लार्जर बेंच में दो जजेस जो कि गुज़िश्ता बेंच में शामिल थे, जिसमें जस्टिस बाकर मकबूल साहब और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, वो लार्जर बेंच का हिस्सा नहीं थे। नज़रसानी की जो बेंच बनाई गई थी उस बेंच का दोबारा से उस बेंच के अंदर दो मौजूद जजेस को सुप्रीम कोर्ट को शामिल किया गया जिन्होंने दरख्वास्त की, ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, दरख्वास्त की, क्योंकि एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है कि नज़रसानी के उस फैसले में जो बेंचेस बनाई गई थी, क्योंकि ये फैसले 6-7 और 6-4 की मुश्तरका उसके ऊपर किया गया था कि इतने नंबर आज़ादुशुमार के ऊपर फैसला जजेस का आया है। कहीं पे इख्तलाफ भी पाया गया, कहीं पे हिमायत भी नज़र आई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो एक बड़ा इंकशाफ इस वक्त हमें नज़र आ रहा है और जो इंकशाफ इस वक्त एवन टीवी आपके सामने करने जा रहा है, जो बात करने जा रहा है, ये स्क्रीन के ऊपर ये लेटर भी चल रहे हैं जो दरख्वास्त लिखी गई चीफ जस्टिस साहब को, दरख्वास्त लिखी गई जस्टिस बाकर मकबूल साहब की जानिब से, सैयद मंसूर अली शाह साहब की जानिब से, जिसमें दरख्वास्त लिखी गई, कहा गया कि हमें इस लार्जर बेंच का हिस्सा बनाया जाए जो नज़रसानी की समातें करेगा जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा साहब की जो नज़रसानी की दरख्वास्त है इसके हवाले से, क्योंकि ये बड़ा अहम किरदार था इन तमाम मामलात में, तमाम जजेस का जिन्होंने अहम फैसले देने थे। अब इस फैसले के ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, कहीं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा तनकीद की जा रही है, क्योंकि जब बात होती है एहतसाब की तो एहतसाब सबका करना होता है, चाहे वो जर्नैल हो, चाहे वो फ़ौजी हो, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, ब्यूरोक्रेट हो, सियासतदान हो या फिर जज हो। एहतसाब तो फिर सबका बनता है, लेकिन जब एहतसाब के नाम पर कहीं ना कहीं कानून के मामलात में तब्दीलियाँ नज़र आती हैं, आइन में तब्दीलियाँ नज़र आती है, तो वहाँ बहुत से सवालात जन्म लेते हैं। क्योंकि एहतसाब जब बात की जाती है तो जजेस का एहतसाब होना चाहिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तहत। ये मैं नहीं कहता, ये आईन पाकिस्तान कहता है, आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 209 कहता है। इस आर्टिकल की क्या हक़ाइक़ हैं, क्या वजाहत है, ये मैंने पहले प्रोग्राम में भी बहुत सी दफ़ा डिस्कस किया है। लेकिन अब क्योंकि अप्रैल के महीने में जो फैसला आया नज़रसानी के हवाले से, इस पर जो दो जजेस के हवाले से अब एक बड़ा इंकशाफ सामने आ गया है, तो इसने एक बड़ा सवाल जन्म दे दिया है। बड़े एतराज़ात नज़र आ रहे हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है। क्या कानून इस बात की इजाज़त देता है कि कोई भी जज किसी भी फैसले में शामिल होने के लिए, किसी भी बेंच में शामिल होने के लिए अपने
ख्वाहिश का इजहार कर सकता है। क्या हकीकत है? क्या नवंबर गुज़िश्ता साल 12 नवंबर को लिखे गए ख़त में चीफ जस्टिस से जो दरख्वास्त की गई, जिसमें ये दरख्वास्त की गई कि काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो नज़रसानी का जो बेंच बनाया गया है उसमें 2 जजेस को, मौजूद जजेस को शामिल किया जाए जिन्हें शामिल नहीं किया गया था। फिर इसको आइन का, कानून का हिस्सा समझते हुए ऑर्डर 8 का भी जिक्र किया गया और फिर कुछ आर्टिकल 100 को भी बाईपास किया गया या नहीं किया गया। इस हवाले से बात होगी जिस पर मैं कानूनी एक्सपर्ट से बात करूंगा और कोशिश करूंगा उनसे बात कर सकूं कि आर्टिकल 209 क्या कहता है, आर्टिकल 100 क्या कहता है और क्या कोई जज अपनी ख्वाहिश की बिना पर किसी बेंच में शामिल हो सकता है, और अगर हो सकता है तो फिर तनकीद क्यों हो सकती है, और तनकीद अगर हो सकती है तो फिर इस फैसले पर किस हद तक शक व शुबात पाए जा सकते हैं या नहीं पाए जा सकते। क्योंकि मैं तो एक तालिब इल्म हूँ और कानून समझने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आइन बनाने वालों ने जब आइन बनाया था तो कहीं ना कोई अहम फैसले भी रखे थे, कोई नुकात भी रखे थे। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बैरिस्टर अहमद रज़ा कुसरी साहब। अहमद रज़ा कुसरी साहब जो कि माहिर कानून है, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन रहे हैं और बड़ा सीनियर कानूनदान है। आपने आइन पाकिस्तान की जब खिदमात दी और आपने 1973 के आइन में बड़े अहम खिदमात सर अंजाम दिए हैं, इन सब पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। अहमद रज़ा कुसरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी मेहरबानी। कुसरी साहब, मैं आपसे पहले सवाल ये करना चाहूँगा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के असासों के हवाले से जो केस गुज़िश्ता साल अदालत में चलता रहा, मौजूद अदालत में, जिसका एक फैसला हमने देखा जून में आया और दूसरा नज़रसानी की दरख्वास्तों पर फैसला अप्रैल में रवा साल आया, इनको आप किस तरह देख रहे हैं? आखिर इसकी केस की सदारती रेफरेंस के हक़ाइक़ क्या थे, ज़रा कुछ आगाह कीजिएगा। भाई असल हक़ाइक़ तो गवर्नमेंट को पता है। उसी असल हक़ाइक़ तो जो हैं वो उसमें गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से उसको जो रेफरेंस जो फ़ाइल किया, गवर्नमेंट ने समझा ये असल हक़ाइक़ हैं। उसी कोर्ट्स के सामने जब गया तो कोर्ट्स ने उसको रिजेक्ट कर दिया। दैट मीन के कोर्ट्स ने उन असल हक़ाइक़ को हक़ाइक़ नहीं माना। तो मैं तो एज ए सीनियर लॉयर वही कहूँगा जो कि कोर्ट से फैसला किया। कुसरी साहब, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ जो सदारती रेफरेंस आया था, इसे गुज़िश्ता साल कल अदम करार दिया गया था, मगर इसे बहुत से हलकों में तनकीद किया गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि नज़रसानी की दरख्वास्तों का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ और नज़रसानी की दरख्वास्तें जो हैं वो चलती रही और अप्रैल में भी इसका फैसला आ गया रवा साल। तो आप क्या कहेंगे कि कानून क्या कहता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो राइट था आर्टिकल 209 के तहत ये कार्रवाई अगर वहाँ होनी थी तो उसे क्यों नज़रअंदाज किया गया? आप क्या कहिएगा? देखिए, बात यह है कि जो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स हैं, चाहे वो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो या जज ऑफ द हाई कोर्ट हो या फिर वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान हो, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स हैं उनके रिमूवल का तरीका जो है वो आइन ने आर्टिकल 209 में रख दिया गया है कि एक उस पर एक रेफरेंस जो है, जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो रेफरेंस तैयार करा के उसकी एडवाइस पर जो जाएगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है वो रेफरेंस को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास चला जाएगा। अब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसकी तश्कील मैं बताता जाऊँ। उसकी तश्कील इस तरह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो होता है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का चेयरमैन होता है और उसके जो मेंबरान हैं बाकी 4, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो सीनियरिटी के लिहाज से हों और 2 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस ऑफ प्रोविंसेस। तो ये 5 आदमी मिलकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को तश्कील देते हैं। अब ये रखा हुआ है कि ये जो जॉब्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर आप इनको एग्जेक्टिव के ताबे कर देंगे कि एग्जेक्टिव के ऑर्डर्स पर उनकी अपॉइंटमेंट हो और एग्जेक्टिव के ऑर्डर पर ही उनके जॉब से हटा दिया जाए, तो वो फिर जजेस की जो इंडिपेंडेंस है जो कि रिक्वायरमेंट है फॉर फेयर प्ले एंड जस्टिस के लिए, वो टार्निश हो जाएगी। लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, जिसमें कि आई एम वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, मैं पाकिस्तान के आइन बनाने वालों में से हूँ, तो हमने जब भी हम आइन पर काम कर रहे थे तो हमने ये सोचा
कि हमने अपनी अदलिया को एक इंडिपेंडेंस देनी है, और इंडिपेंडेंस तभी होगी कि जब उनका जो ना उनकी अपॉइंटमेंट में और ना उनके रिमूवल में एग्जेक्टिव का हाथ ना हो। तो इसलिए ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो जो है ये मामले को तय करती है। अब चीज़ ये है जी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो फैसला है उसको दुनिया की, पाकिस्तान की कोई अदालत, निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकता उसी। यानी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला दे देगी वो अटल है। अब चीज़ ये है कि ये काजी फैज़ ईसा साहब जो बेसिकली इनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। अब चीज़ ये है जी कि अब ये जो मामला जो उनके उठा वो था इनकी प्रॉपर्टी कि उसका वेल्थ टैक्स में उसका ज़िक्र नहीं है। अब ये भी लॉ है कि अगर आपने वेल्थ टैक्स में आपने अपनी जायदाद को मख्फी रखा हुआ है और उसका तस्करा नहीं किया कि वो जायदाद मेरी है या नहीं है, और है तो मेरे नाम पर है या किसी और के नाम पर है, तो ये एक ऑफेंस बन जाता है। और आपको पता है कि बुनियादी असूल भी यही है कि नो बॉडी इज़ अबव लॉ। उसी कोई शख्स कानून से बालातर नहीं है। उसी तमाम लोग जो हैं वो कानून की निगाह में बराबर हैं और कोई शख्स कानून से बालातर नहीं है। इसी का नाम है रूल ऑफ लॉ। और हमने पाकिस्तान के आइन में रूल ऑफ लॉ पर बहुत एम्फेसिस दिया। अब चीज़ यह है कि जी ये इनके अपना जो है इस इनके जो रेफरेंस था उसमें कहा गया कि इनकी कोई जायदाद जो है वो इंग्लिस्तान में निकली है। अब चीज़ यह है कि वो जो जायदाद जिसका ज़िक्र बताया किया गया कि इंग्लिस्तान में है, तो चीज़ ये है कि सिर्फ एलिगेशन से चीज़ें इस्टेब्लिश नहीं होती जब तक कि उनको कानून शहादत के ज़रिए उस एलिगेशन को किसी फोरम के सामने, वो चाहे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हो या कोई और फोरम हो, उसके सामने अदालती निज़ाम के सामने जब वो जाए तो वहाँ उसको इस्टेब्लिश किया जाए कानून शहादत के मुताबिक। यानी उस पर बाकायदा एक एविडेंस आए, गवाह आए, और वो जो गवाह हैं प्रोसिक्यूशन के, दे शुड बी सब्जेक्ट टू ऑफ उन पर जरा हो उसी, तो सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन। क्योंकि सिर्फ जो बयान है वो बज़ाते ख़ुद उसकी कोई तौक़ीर, कोई इज़्ज़त और कोई मकाम ऐसी जो कानून शहादत में नहीं होता जब तक कि उस गवाह की जो है उसको क्रॉस एग्जामिन ना किया जाए। तो चीज़ ये है कि अब उसको ये जो चीज़ें थीं, ये तो 2-3 अदारे हैं हमारे जो कि जायदाद के बारे में अपनी उसके रूट्स तक पहुंच सकते हैं। एक तो FBR है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, दूसरा जो है अपना NAB है, FIA वालों के पास भी रिसोर्सेज हैं। तो ये काम जो है कि किसी ने क्या जायदाद बनाई, कानूनी तौर पर बनाई, गैर कानूनी तौर पर बनाई, ये काम इन तीनों अदारों का है। और हमारा, मेरा हो या आपका हो, हमारा तो वही नॉलेज है जो हमें ये अदारे जब ये छान फटक कर जब अपना जो मौक़िफ़ जो है अदालत में लेके आते हैं, तो वहाँ से हमें पता लगता है कि जो है केस जो है प्रोसिक्यूशन का या हुकूमत पाकिस्तान का इन बिफोर दी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जज के बारे में क्या केस है। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, तो आई एम द सीनियर मोस्ट one of the senior most lawyer of this country. See, I have put in about 54 years in the law profession. I am the founding father of Pakistan Constitution. So मेरा
एक बहुत ही एक 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 ऐसा नाम है कि आई कांट अफोर्ड टू मेक ए स्लिप शॉट स्टेटमेंट। ऐसे जैसे लोग टीवी पर आते हैं और इल्ज़ाम तराशी हैं, दैट इज़ ना वो मेरी एज का तकाजा है, ना मेरी एजुकेशन का तकाजा है, ना मेरे ख़ानदानी मनसब का तकाजा है। लिहाजा ये जो मामले हैं ये अदालती मामले हैं और अदालत ही फैसला करेगी कि आया काजी फैज़ ईसा जो हैं वो गुनाहगार हैं या बेगुनाह हैं। कुसर साहब, यहाँ बड़ा एक अहम सवाल है जो कानूनी माहिरीन भी करते हैं और अवाम भी पूछते नजर आते हैं कि अगर जजेस का एहतसाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तहत होना चाहिए था और होता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का जो रेफरेंस अदालती रेफरेंस था उसकी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चलती रही। बहरहाल ये मौजूद अदालतों का काम है, उन्होंने जो भी फैसला दिया और जो जजेस फैसला देते रहे हैं उनके अपने अपने इख्तलाफाती नोट भी मौजूद हैं, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस पूरे मामले में क्यों खामोश रहा? आप क्या कहिएगा इस बारे में? देखें, बात यह है कि यहाँ पहली दफ़ा यहाँ हुआ कि चौधरी इफ्तिखार का जब रेफरेंस किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो उस वक़्त क्योंकि बड़ा एक हिजानी कैफियत थी, एक पूरे मुल्क के अंदर एक जलसे जुलूसों का एक आलम था और गले फाड़ फाड़ के नारे लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान में जमहूरियत भी होगी, रूल ऑफ लॉ भी होगी, अदालतें भी आज़ाद होंगी। ये सारी चीज़ें जो थी लॉयर हजरात अपने जलसे जुलूसों में पूरे मुल्क में कह रहे थे। मैं वाहिद शख्स था, मैं अकेला शख्स था पूरे 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 जो बार में से, वकला में से, जो कि बांगे दोहल कह रहा था कि इस मूवमेंट से ना जमहूरियत आनी है, ना रूल ऑफ लॉ आना है, ना यहाँ जो है जो अदलिया की आज़ादी आनी है, बल्कि पाकिस्तान जो है डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ये मूवमेंट जो है ये फॉरेन फंडेड मूवमेंट है, ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर देगी। लेकिन चौधरी इफ्तिखार जो थे उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ कर उसको मूवमेंट को लीड किया और मैं समझता हूँ कि चौधरी इफ्तिखार साहब इस मुल्क के जुडिशल सिस्टम के ऊपर इतने ज़ख़म लगा गए हैं कि वो वक़्त लगेगा कि वो ज़ख़म जो हैं वो प्रॉपर्ली उसी नर्स होते हैं और ठीक होते हैं। आप देखें कि उन्होंने जो कल्चर यहाँ इंट्रोड्यूस किया उसी के जजेस को जरा के उनकी पटाई करो, जजेस की अदालतों को ताले लगा दो, उसी पुलिस वालों को मारो और फिर आप ही की कम्युनिटी ने उसी हमें नाम दे दिया वकला गर्दी का, यानी गुंडागर्दी से वकला गर्दी का। तो क्या हमें नाम क्या मिला इन नौजवान वकला से कि और जो कि जिनको के चौधरी इफ्तिखार साहब जो थे उनको कायदाना अपनी सलाहियतों से उनको लीड कर रहे थे, उसका आज खमियाजा पूरी जो पाकिस्तान की जो जुडिशल सिस्टम है उसको भुगतना पड़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि मेरा जो तजर्बा है वो ये कहता है कि इसको अभी काफ़ी साल लगेंगे कि ये इवन कील पर ये आए और ये तमाम जो अदलिया और बार के बारे में जो लोगों के शक व शुबहात और तासरात जो मनफी लोगों के ऑल ओवर द कंट्री डेवलप हुए हैं, उनको ज़ायल करने के लिए मैं समझता हूँ एक एफ़र्ट करना पड़ेगा। इस मुल्क के जो सोबर किस्म के सीनियर वकला साहिबान हैं, जिसमें कि जजेस को भी अपना एक रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि जुडिशरी जो है वो किसी मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया होती है। क्योंकि जिस मुल्क से इंसाफ काफूर हो जाए, उड़ जाए, जिस मुल्क से ऐसी जो फेयर प्ले और इंसाफ के तकाज़े इख्तिताम पजीर हो जाएं, वहाँ फिर जंगल लॉ हो जाता है। और जहाँ जंगल लॉ आ जाए
वहाँ ना किसी की इज़्ज़त, ना किसी की दौलत, ना किसी की ज़िंदगी महफूज नहीं रहती। तो मैं ये समझता हूँ कि एक एफर्ट होना चाहिए बोथ जुडिशरी एंड बार का जॉइंटली, कि वो जो ज़ख़म जो अपने इस प्रोफेशन के ऊपर आए हैं उनको कैसे ज़ायल किया जाए और फिर से इसका वो इज़्ज़त और मकाम लोगों के दिलों में पैदा किया जाए जिस इज़्ज़त जो कि इज़्ज़त और मकाम पीपल लाइक सी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पेशे को दिया, और लियाकत अली ख़ान ने दिया, नवाब मोहम्मद इस्माइल ख़ान ने दिया। ये तमाम लीडिंग बैरिस्टर भी थे, बहुत बड़े बड़े सियासतदान भी थे, और इनकी अज़मत और इनकी मेहनत से ये मुल्क आज़ाद हुआ। लेकिन बुनियादी तौर पर वो जो उनकी जो कामयाबी का जो सेहरा है वो उनके प्रोफेशन को जाता है, बिकॉज दे वर बेसिकली एंड प्राइमरली लॉयर्स एंड लॉयर्स ऑफ इंडिया एंड ब्रिलियंट लॉयर्स। तो ये दुनिया में आप देखें, क्या अमेरिका चले जाएं, बरतानिया चले जाएं, अपना फ्रांस चले जाएं, तमाम दुनिया में आप देखेंगे कि जो लीडरशिप है वो वकला ही प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा कि इब्राहिम लिंकन वाज ए लॉयर उसी थी, और उसके बारे में कहते हैं कि वो उसने फ्रॉम द वुड हाउस टू वाइट हाउस गया, यानी बिल्कुल ज़मीन से उठकर वो शख्स अपना आसमान को उसने छुआ अपने लॉ प्रोफेशन की अज़मत से। फिर गांधी वाज ए लॉयर, अपना जवाहरलाल नेहरू वाज ए लॉयर, कायद आज़म वाज ए लॉयर। ये तमाम अगर आप 1930 की दहाई देखें तो पूरे हिंदुस्तान को जो कि लीड कर रहे हैं और उनके अंदर जमहूरियत का कॉन्सेप्ट, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट, आज़ादी का कॉन्सेप्ट जो डाल रहे हैं वो लीगल कम्युनिटी है। तो मैं समझता हूँ और मेरी दुआ है कि लीगल कम्युनिटी का फिर से वही अज़मत बहाल हो जो कि हमारे आबाओ अजदाद ने इसकी अज़मत को कायम किया। जी कुसरी साहब, इस वक्त आप मेरे साथ मौजूद रहिएगा। टेलीफोन लाइन पे मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रिपोर्टर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं ज़मीर अली साहब। हम उनका मौक़िफ़ जान लेते हैं। ज़मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया सर। ज़मीर साहब, ये क्या मामला है? बड़ा इंकशाफ इस वक्त ये मंजर आम पर आया है, और जो दरख्वास्त मौसूल हुई है, जो इस वक्त आपके पास दरख्वास्त मौसूल हुई है और जिस पर हम बात कर रहे हैं, और ये दरख्वास्त दी गई खुद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से, जस्टिस मकबूल बाकर साहब से, और वो दरख्वास्त दी गई कि जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उन्हें नज़रसानी की जो बेंच है, लार्जर बेंच, उसका हिस्सा बनाया गया है। ये ऐसी वजह क्यों हुई? देखिए, बुनियादी तौर पे ये दो जज साहिबान है सुप्रीम कोर्ट के, जिनकी जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 12 नवंबर 2020 में एक खत लिखा गया था, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि काजी फाइज ईसा केस की जो आईनी दरख्वास्त उन्होंने जमा करवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने सदारती रेफरेंस को चैलेंज किया था, उसके हवाले से वो उस बेंच का हिस्सा थे। काम अब बाद में उस केस के फैसले आने के बाद जब दोबारा नजरसानी की दरख्वास्त दायर की गई थी, तो उस नजरसानी की दरख्वास्त पे जो है जो बेंच बनाया गया था उसमें उन दो जज साहिबान को शामिल नहीं किया गया था। इस वजह से इस सारी सूरत में उन्होंने खत लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनको दोबारा उस बेंच का हिस्सा बनाया गया, जिसके हवाले से चीफ जस्टिस ने उनकी दरख्वास्त को कबूल करते हुए, उनके खत को कबूल करते हुए उनको उस बेंच का हिस्सा बना दिया था। इस वजह से जो आईनी दरख्वास्तें काजी फाइज ईसा की जानिब से दायर की गई थी, उसके बाद जब दोबारा उस आईनी दरख्वास्तों के हवाले से नजरसानी की अपील की गई थी, उसमें उन दो साहिबान के हवाले से ये कहा जाता है कि उन्होंने जब अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया और अपनी ख्वाहिश के इज़हार के तहत वो उस बेंच का हिस्सा बने, तो उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जज साहिबान ऐसा कर सकते हैं कि वो किसी भी बेंच का हिस्सा बनने के हवाले से खुद
ख्वाहिश का इजहार करें या वो उसके हवाले से खत लिखें चीफ जस्टिस को, तो ये एक कानूनी पहलू है। और उसके बाद जो इन दो चीफ जस्टिस साहिबान की जानिब से उसमें रिमार्क्स दिए गए जो कि काजी फाइज ईसा के हक में दिए गए थे, उन रिमार्क्स के ऊपर भी जो है वो एक सवालिया निशान पैदा हो गया है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जो दोनों दरख्वास्तें थी उससे काजी फाइज ईसा की, उस पर फैसला तो आ चुका है, लेकिन उस फैसले की इस वक्त क्या पोजीशन है कि जिस तरह से जज साहिबान की जानिब से खुद अपनी मर्जी से उसमें वो शामिल हुए हैं, तो उसके बाद अब इसकी जो आईनी और कानूनी हैसियत है वो मुतासिर होती है। तो इस हवाले से दो चीफ जस्टिस साहिबान की जो खत के जाने के हवाले से चीजें सामने आई हैं, जिसमें ये मौका इख्तियार किया गया था कि वो जो पहला बेंच बना था उस बेंच का वो एहसास था। उसके बाद जब नजरसानी की अपील की गई और 10 रुकनी बेंच बनाया गया तो उस हवाले से उनको शामिल नहीं किया गया था और उनके खत लिखने के बाद उनको उस बेंच का हिस्सा बनाया गया। तो ताहम उन्होंने पहले भी काजी फाइज ईसा के हक में नोट किया था और दोबारा जो इसकी जो सुनवाई उसमें भी उन्होंने अपना फैसले में काजी फाइज ईसा के हवाले से जो उसने रिमार्क दी थी। अच्छा ज़मीर साहब ये बताइए कि जैसे आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बड़ी जिम्मेदारी से, एक तो ख्वाहिश लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मौजूद जजिन साहबा की तरफ से ख्वाहिश जाहिर की गई कि हमें इस लार्जर बेंच का हिस्सा बनाया जाए। दूसरा आपने ये कहा कि कानूनी मामलात कुछ ऐसे हैं कि जिसमें कहीं इस पे थोड़ी बहुत जो है हम देखें तनकीद भी नज़र आ रही है, तो क्या ये पसे पर्दा इसको रखा गया था, जो बड़ा इंकशाफ अब ये हो गया है सामने आ रहा है, तो इसके हकाइक क्या सामने आने वाले हैं और क्या होगा? क्या चीफ जस्टिस साहब इस बात को, कानूनी मामलात को क्या उन्होंने इग्नोर किया होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, इस हवाले से ना कानून में काफी सुकम मौजूद है, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है जो कि कानूनी माहिरीन से जो हमारी बात हुई थी उनका ये कहना है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आर्टिकल 4 है उसकी ये खिलाफ वर्जी है। कोई भी जज अपनी मर्जी से किसी बेंच का हिस्सा बनने के हवाले से ख्वाहिश जाहिर नहीं कर सकता। ताहम इस हवाले से खत लिखे जाने के बाद ये वाज़ेह हो रहा है कि उन्होंने अपनी ख्वाहिश के तहत वो उस बेंच का हिस्सा बने। अब उस बेंच की जाने से जो फैसला किया गया है काजी फाइज ईसा के हवाले से, उस फैसले की जो इखराज की हैसियत है वो मुतासर हो रही है सारी सूरत हाल के बाद। ताहम इसके हवाले से जो आईनी माहिरीन है, कानूनी माहिरीन है, उनका ये कहना था कि अगर उन दो जज साहिबान को शामिल होना था तो उसके हवाले से काजी फाइज था जो कि उसमें मुतासरा फरीक था उनकी जानिब से दरख्वास्त दी जाती या उनका जो वकील था उसकी जानिब से अदालत को रिक्वेस्ट की जानी चाहिए थी ताकि उन दो जज साहिबान को उसका हिस्सा बनाया जाए, ना कि उन दो जज साहिबान की जानिब से जिस तरह खुद उसमें खत लिखा गया है। तो इस हवाले से इस फैसले के ऊपर इसके असरात हो सकते हैं। ताहम इसके हवाले से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है फैसला तो उन्होंने करना है या फिर जजेस के हवाले से, जैसे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके हवाले से जो फैसले होते हैं उसका जो आईनी और कानूनी इख्तियार है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को है। लेकिन इस तरह की जो एक हमारे सामने एक मिसाल सामने आई है जिसमें दो जज साहिबान की जानिब से एक खत लिखा गया था चीफ जस्टिस को, ये एक हैरानकुन बात नवंबर में लिखा गया था, गालिबन नवंबर में, ये 12 नवंबर 2020 में लिखा गया था खत। इसमें उन दो जज साहिबान ने चीफ जस्टिस को कहा था कि जो पुराना रेफरेंस था उस रेफरेंस का हम हिसाब था, हम जो नई उसके हवाले से नजरसानी की जो अपील आई है हमें उस बेंच में शामिल नहीं किया गया, लिहाजा उस बेंच में हमें शामिल किया जाए। तो ये चीजें इस वक्त मंजर-ए-आम पे आई हैं। अब इसके हवाले से जो कानूनी पोजीशन है इसको कानूनी माहिरीन ही बता सकते हैं या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद उसके सोमोटो भी ले सकते हैं या इसके हवाले से वो नजरसानी कर सकते हैं कि इस सूरत हाल को क्या किस तरह से टैकल करना है, क्योंकि इस हवाले से तमाम तक सुप्रीम कोर्ट की जज साहिबान है उसके हवाले से जो इख्तियारात हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ही है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसके हवाले से क्या फैसला करती है, यहाँ की जस्टिस साहब खुद इसके हवाले से क्या करते हैं, ये तो आने वाले दिनों में हमें नजर आएगा। जी चले, बहुत शुक्रिया ज़मीर अली साहब, आप मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे ही मौजूद रहिएगा आप। जी हाँ, मैं आपसे, जी ज़मीर भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ज़मीर भाई मैं आपको ना दोबारा ले रहा हूँ, वो कट गया, छोड़ो, चलो दोबारा लेते हैं। जी ज़मीर अली साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप आईनी, चले दोबारा। जी ज़मीर अली साहब बहुत शुक्रिया आपका,
और जैसा आपने जो इंकशाफ इस वक्त A1 TV ने भी किया और बड़ी हमने आपसे बात की, क्योंकि आप रिपोर्टिंग भी करते हैं सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के हवाले से, और ये बड़ी बात आपने की है कि क्योंकि जाहिर सी बात जिस ख़त का हम दावा कर रहे हैं, जिस ख़त की हम बात कर रहे हैं, वो मंजर आम पे अब आ गया है। बहरहाल अब ये जैसे चीफ जस्टिस साहब का अपना डोमेन है, वो इसको किस तरह लेते हैं, क्योंकि अप्रूवल भी उनकी, चीज़ें भी उनकी हैं। इस पर ज़रा मैं चाहूँगा कि मैं अहमद कुसरी साहब का भी मौक़िफ़ ले लूँ। कुसरी साहब, आप क्या कहेंगे, क्योंकि नज़रसानी की दरख्वास्त में अब हम ये देख रहे हैं कि रोज़ाना तौर पर कहीं ना कहीं कोई नया मोड़ आता जा रहा है। अब ये एक बड़ा इंकशाफ हमें सामने नज़र आ रहा है कि 2 सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेज़ हैं, उनकी जानिब से ये ख्वाहिश का इजहार करना, ये दरख्वास्त करना चीफ जस्टिस साहब के कि हमें नज़रसानी की दरख्वास्तों में बेंच में शामिल किया जाए, लार्जर बेंच का हिस्सा बनाया जाए। आप क्या कहेंगे कि जो मौजूद जजेस साहब और जो दरख्वास्त की बातें या दावे किए जा रहे हैं, आप क्या कहेंगे कि क्या कानून ये इजाज़त देता है कि कोई जज अपनी ख्वाहिश के ऊपर किसी बेंच का हिस्सा बन सकता है, और इसमें कानूनी तौर पर क्या हैसियत रह जाती है इन दरख्वास्तों के हवाले से, ज़रा आगाह कीजिएगा। देखिए, बात यह है कि नॉर्मली ये पैटर्न नहीं होता। देखें, बात यह है कि हमारे यहाँ जो बेंचेस की तश्कील है वो होती है अपना डिवीजनल बेंच, यानी 2 जजेस पर मुश्तमिल, अपना फुल बेंच, फुल कोर्ट, अपना फुल बेंच 3 जजेस पर मुश्तमिल, लार्जर बेंच 3 से ज़्यादा, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, तो फिर फुल कोर्ट के हमारे टोटल जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में 17 हैं, कि 17 के 17 जज किसी बड़े अहम मामले पर, जिसको बड़ा दकीक हो, जिसका कि नेशन, कौम और पाकिस्तान के फाउंडेशन, पाकिस्तान की अजमत के साथ ताल्लुक़ हो, तो ऐसी सूरत हाल में पूरे के पूरे फुल कोर्ट बैठ जाती है। तो ये इसकी तश्कील है। लेकिन जब मिसाल तौर पर 2 जजेस सुन रहे हैं और 2 जजेस सुन रहे हैं और समझते हैं कि ये बड़ा अहम केस है, बड़ा दकीक है कानूनी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी इसकी बड़ी इम्प्लिकेशंस हैं, लिहाजा ये इसको एक लार्जर बेंच सुने, तो उसका तरीका ये होता है कि वो जो बेंच है वो एक पैगाम, एक रेफरेंस उसी नोट शीट पर भेजती है चीफ जस्टिस को कि जनाब ये हम समझते हैं कि ये मामला बड़ा दकीक है, इसका मुल्क की बका और सालमियत और बहुत सारी चीज़ों पर असरअंदाज होगा, लिहाजा इस बेंच को उसी लार्जर कर दिया जाए। तो ये जो बेंचेस बनती हैं ये बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस ख़ुद बनाता है, यानी कोई जज खुद ब खुद अपने आप को ऑफ़र नहीं कर सकता कि जनाब मैं इस बेंच का मेंबर होना चाहता हूँ। ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन नहीं है। हमारे यहाँ ट्रेडिशन यही है कि मैटर इज़ रेफर टू चीफ जस्टिस एंड चीफ जस्टिस जो होता है वो बेंच तश्कील देता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद कुसरी साहब। तफसीली तौर पर आप हमें तमाम कानूनी जो एंगल्स हैं उसके हवाले से हमें अपनी राय से आगाह कर रहे थे और आपने बड़े अहम नुकात से पर्दा उठाया और आपने खादिम रिजवी साहब की जो धरना था फैसलाबाद का 2017 का, उससे लेकर अब तक के तमाम हकाइक से पर्दा उठाया है। और कुछ मामलात ऐसे भी हैं जो बड़े इंकशाफात की हम बात कर रहे हैं, जो बड़ा इंकशाफ हमने इस वक्त किया है कि नवंबर में जो एक ख़त लिखा गया चीफ जस्टिस साहब को लार्जर बेंच नज़रसानी की जो समात हो रही है, नज़रसानी के लिए जो एक लार्जर बेंच बनाया गया और जिसके लिए हमने देखा कि चीफ जस्टिस साहब का ख़त लिखा गया और उस ख़त में ये दरख्वास्त की गई, ख्वाहिश का इजहार किया गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। इसमें अब चीफ जस्टिस साहब क्या कदम उठाते हैं और किस तरह इन आईनी दरख्वास्तों के साथ अब जो समाज जारी है, कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं, इस पे क्या मामला सामने आएंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। छोटा सा ब्रेक लेंगे, जो ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में होने वाली बदनवानी और करप्शन के हवाले से, और बात होगी खुसूसी तौर पर चेयरमैन CDA आमिर अली अहमद खान साहब की तकर्रुरी के हवाले से, जिसे चैलेंज किया गया कोर्ट में। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ ज़राती रेफरेंस था, उसे कलअदम करार दिया गया और उसके बाद अब नज़रसानी की दरख्वास्तों के ऊपर समाज जारी है। अब ये फैसला आईनी मामलात हैं, अदालत में जारी है, फैसला अदालत ने करना है। बहरहाल प्रोग्राम को अब आगे बढ़ाते हैं और हम बात करेंगे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में होने वाली बदउनवानी और करप्शन के हवाले से। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन
जनाब आमिर अली अहमद खान साहब, जिनकी खुद अपनी तकर्री जो है उसे चैलेंज कर दिया गया है आला अदालत में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई और समाअत के दौरान ये बात सामने आई और अदालत ने, मौजूद अदालत ने सीडीए के वकील से ये तलब किया कि चेयरमैन सीडीए आमिर अली अहमद खान की अगर मुस्तकिल तकर्री जो है उसे मुस्तकिल कर दिया गया है तो आमिर अली अहमद खान ने क्या कमिश्नर इस्लामाबाद का ओहदा छोड़ दिया है, क्या नोटिफिकेशन हो गया है, और नोटिफिकेशन की तफसीलात जब मांगी गई तो फिर जो अदालत में मौजूद सीडीए के वकील थे उन्होंने फिर मोहलत मांग ली है। न जाने अदालतों में मोहलत मांगी जाती है और जब वकील पहुंचते हैं तो बात कुछ होती है, हकायक कुछ और होते हैं। चेयरमैन सीडीए आमिर अली अहमद खान, जिन पे बड़ी दो अहम जिम्मेदारियां हैं। दो अहम जिम्मेदारियां बार बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीडीए एक बड़ा इदारा है। सीडीए जिसके पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस्लामाबाद की डेवलपमेंट की, इस्लामाबाद के तमाम प्रोजेक्ट्स के हवाले से, उसमें बदनवानी और करप्शन में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। चेयरमैन सीडीए आमिर अली अहमद खान साहब ने जिस तरह जिम्मेदारियां सरअंजाम दी हैं और जिस तरह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दो अहम जिम्मेदारियां होने की वजह से कहीं ना कहीं कोताही रह जाती है और उसका फ़ायदा उठाते हैं आमिर अली अहमद खान साहब के सुपरविजन में काम करने वाले वो अफसरान जो या तो डेपुटेशन पे आए हुए हैं या फिर वो जानबूझकर ऐसे कार्रवाइयां कर रहे हैं। इस्लामाबाद में सेक्टर D13, सेक्टर I12, सेक्टर I11 में जिस तरह जाली, बोगस और फ्रॉडलेंट के जरिए अलॉटमेंट की गई और ये केस चलता रहा है 2019 से। 2017 के बाद जिस तरह तेजी से इन जाली और बोगस अलॉटमेंट में इजाफा हुआ, इस पर चेयरमैन सीडीए जो गुज़श्ता रहे और जो अब भी रहे मौजूदा, वो कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला सके। तकरीबन 250 के करीब जाली अलॉटमेंट का केस इस वक्त मुकदमात FIA में मौजूद है, लेकिन FIA भी शायद खामोश हो गया है। FIA जो कहीं ना कहीं किसी और थोड़ा बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि वो अपने आप को मैनेज कर रहा है। FIA में मौजूद वो अफसरान जो कहीं ना कहीं किसी तरह कोई ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की करप्शन और बदनवानियों को छुपा रहे हैं। ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके केसेस में ताखीर की जा रही है। सेक्टर I12 के भी अहम प्लॉटों को किसी ना किसी तरह दबाया गया, उनकी इंक्वायरीज को रोका गया, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल की जब हम बात करते हैं तो वहां केसेस की भरमार है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स अपने ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके दरखास्त गुजारों को सिर्फ लटकाते रहते हैं और फायदा पहुंचाते रहते हैं मुल्जिमान को। इस हवाले से जब मेरी खुद मुलाकात हुई डायरेक्टर FIA वकार चौहान साहब से, तो उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि जल्द अज जल्द मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन सलाम पेश करता हूं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ताहिर खान साहब को। ताहिर खान साहब जो काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद में कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल में तैनात रहे, उन्होंने काफ़ी केसेस भी देखे, लेकिन वो केसेस शायद कागजों की जीनत ही बने रहे। उन केसेस में सबसे बड़ी बात यह कि पूरे 3 सालों में सिर्फ एक मुकदमा दर्ज होता है और उसका प्लॉट नंबर है 1701। बाकी प्लॉट दबा दिए गए, बाकी प्लॉटों की इंक्वायरी खामोश कर दी गई, कोई जवाब नहीं। जब उनसे जवाब मांगा जाता है तो जवाब आता है आए बाएं शायद। जब इसकी बात की जाती है डायरेक्टर वकार चौहान साहब से, तो वकार चौहान साहब फिर जिम्मेदारी के साथ यकीन दिलाते हैं कि मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा और जल्द अज जल्द इंक्वायरीज मुकम्मल की जाएगी। इसी तरह सेक्टर D13 की इंक्वायरीज FIA में जारी हैं, इसी तरह सेक्टर I12 की इंक्वायरीज FIA में जारी हैं। इस पर भी हकाइक से अब पर्दा उठेगा, क्योंकि कुछ वक्त FIA की जानिब से लिया गया, कुछ वक्त CDA की जानिब से लिया गया और कहा गया कि कानूनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जल्द मुल्जिमान को सामने लाएंगे, लेकिन किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं लगाएगी। जब खबरें दी जाती हैं, खबर शाया की जाती है, प्रोग्राम में बताया जाता है, तो फिर ना सिर्फ धमकियां दी जाती हैं बल्कि इदारों के जानिब से भी कहा जाता है कि थोड़ा सा वक्त दीजिए, कार्रवाइयां जारी हैं। लेकिन हमारा काम है खबर देना और खबर देते रहेंगे। बात करते हैं कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में होने वाली बदनवानी करप्शन के हवाले से, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया है। इस माफिया की जब बात करते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी थोड़ा हरकत में आया और डेपुटेशन पे आए हुए जो रेलवे से लोग हैं जिन्हें यहाँ पे CDA में तैनात किया गया, उनकी तैनातियाँ भी चैलेंज की गई हैं। उन तैनातियों के हवाले से जब बात की जाती है तो CDA अपना मौक़िफ़ नहीं देता, क्योंकि खुद चेयरमैन CDA की अपनी तैनाती जो है वो अदालत में चैलेंज है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं ज़मीर अली साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं और बड़ी गहरी नज़र है आपकी जो कोर्ट्स में हेयरिंग हो रही हैं और बड़े मामला कोर्ट में चल रहे हैं। ज़मीर साहब बहुत शुक्रिया आपका। ज़मीर साहब फरमाइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी ज़बरदस्त हम ये देख रहे हैं कि समातें जारी हैं कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से। मुस्तकिल तौर पर स्टोरियाँ भी मैं कर रहा हूँ और आपकी भी बड़ी गहरी नज़र है, कोर्ट रिपोर्टिंग आप करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन CDA आमिर अली खान साहब की एक तरफ ना सिर्फ के तकर्रुरी चैलेंज हुई
और अदालत ने आज नोटिफिकेशन भी उनसे मांगा सीडीए के वकील से कि जी नोटिफिकेशन ले आए, और फिर कमिश्नर इस्लामाबाद की सीट छोड़ने की बातें भी की जा रही थी। इस पर भी आपसे बात करूंगा। ये चाहूंगा कि जरा इससे पर्दा उठाएं कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस जारी है अयाज खान साहब की जानिब से, और दरख्वास्त दायर की गई थी, और हमने देखा कि चेयरमैन सीडीए ने जो एफआईआर की मामला किए थे वो एफआईआर भी मुअत्तल हुई, शोकाज नोटिस भी मुअत्तल हुआ, और फिर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी में जिस तरह डिप्यूटेशन पे रेलवे के मुलाजमीन को ला के रखा गया है और बड़ी नुकसानात हो रहे हैं, तो अदालत का इस बारे में क्या मौक़िफ़ था और अदालत में जो कार्रवाई हनीफ राही साहब कर रहे हैं क्या का एक सामने है? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस जारी है और इस केस की जो पेशियां हैं वो भी जल्दी रखी जा रही हैं। इस हवाले से दो चीजों को चैलेंज किया गया था अयाज खान की जानिब से। एक तो जो डिपुटेशन पे आए हुए लोग हैं उनकी डिपुटेशन पे आने वाली जो प्रोसेस था उसको चैलेंज किया उन्होंने कि कानूनी तौर पे वो गलत है। दूसरा, उन्होंने चेयरमैन सीडीए के पास जो आरजी चार्ज था, क्योंकि आमिर अली अहमद चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद भी है, उसके साथ साथ उनके पास इजाफी चार्ज था चेयरमैन सीडीए का, उसको उन्होंने चैलेंज किया था इजाफी चार्ज को। इस हवाले से गुज़श्ता दिनों में देखा है कि वफाकी काबीना ने चेयरमैन सीडीए की मुस्तकिल तैनाती की मंजूरी दे दी है, और आज सुबह इस हवाले से जो पेशी थी उसमें अदालत की जानिब से पूछा गया कि चेयरमैन सीडीए के हवाले से क्या फैसला किया, तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन सीडीए के हवाले से वफाकी हुकूमत की जानिब से उनको मुस्तकिल चेयरमैन के तौर पे तैनात करने का फैसला किया गया है। काम उसके हवाले से अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, जिस पर अदालत की जानिब से पूछा गया कि अगर उनको चेयरमैन सीडीए तैनात कर दिया गया है तो क्या उन्होंने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का चार्ज छोड़ दिया है, जिस पर जो सीडीए का वकील था उनकी जानिब से कहा गया कि अभी तक इस हवाले से उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो पूछ कर बताएंगे, इस हवाले से उनको मजीद डेट दी जाए। इस हवाले से दूसरा जो केस था वो उसमें जो डिपोटेशन पे आए हुए लोग हैं उनके हवाले से था, जिस पर जो दरख्वास्त गुजार का वकील था रियाज हनीफ राही, उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जो लोग लाए गए हैं उनके लाने का जो प्रोसेस है वो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है, और इसके साथ साथ तमाम जो तफसीलात हैं वो अदालत के सामने रखी जानी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं रखी गई है। इस हवाले से रियाज हनीफ राही का ये मौक़िफ़ था कि जो लोग लाए गए हैं उनके मुकाबले में जो पहले लोग काम कर रहे थे वो ज्यादा कॉम्पिटेंट है काम, उसके बावजूद उसके ऊपर लाकर उनको रखा जाए। इस हवाले से अदालत में जो दलाइल थे दरख्वास्त गुजार के वकील के वो मुकम्मल हो गए, और इस हवाले से अदालत ने 12 तारीख से जो है वो 12 जुलाई की दोबारा तारीख रखी है, 12 जुलाई तक के केस को मुलतवी किया है, और 12 जुलाई को दोबारा इस हवाले से फैसला होगा जो डिपोटेशन पे हुए लोग हैं उसके हवाले से। जबकि इसके अलावा चेयरमैन सीडीए के हवाले से अगर वो चेयरमैन सीडीए तैनात कर दिए गए हैं तो यकीनी तौर पर उनको जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें चीफ कमिश्नर का जो चार्ज है वो वापस करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जो शेख अंसल अजीज है उनके पास भी ड्यूअल चार्ज था, जिस वजह से अदालत ने उनको चेयरमैन सीडीए के ओहदे से हटा दिया था। तो अब ये इख्तियार तो अदालत का है कि वो क्या फैसला करती है, लेकिन जो सूरत में नजर आ रही है उसमें ज़ाहिर ऐसा लगता है कि चेयरमैन सीडीए जो है वो चीफ कमिश्नर का चार्ज उनके पास वो उनको छोड़ना पड़ेगा। जी चलें, बहुत शुक्रिया। ज़मीन इल्मी और तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे और आपने बड़े वाज़ेह तौर पर इन तमाम चीज़ों को क्लियर किया कि जो मामला हमें नज़र आ रहे हैं कि चेयरमैन सीडीए की तकरीर जिस तरह चैलेंज की गई, जिस तरह अयाज खान साहब की जानिब से जो डेपुटेशन पे आए हुए मुलाजमीन है उन्हें चैलेंज किया गया। अभी अदालत की जवाबदेही की अदालत क्या फैसला करती है, चेयरमैन सीडीए साहब के पास कौन सा ओहदा रहता है और कौन सा ओहदा नहीं रहता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 12 जुलाई का वक्त दिया गया है, लेकिन इससे पहले जैसे मैंने कहा कि बहुत से केसेस हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं, और FIA में कोई मुकदमात लगे हुए हैं, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के भी वहाँ भी खामोशी नज़र आ रही है। चेयरमैन सीडीए पे हम 12 बार कहते रहे कि बड़ी अहम जिम्मेदारी, और बिलाखिर हुकूमत जागी और हुकूमत ने फैसला किया कि अब चेयरमैन सीडीए की तकरीर को मुस्तकिल करना होगा, आर्जी लफ्ज़ हटा के परमानेंट करना होगा। इस परमानेंट के बाद चेयरमैन सीडीए आमिर अली अहमद खान साहब रहते हैं या फिर कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अली अहमद खान साहब रहते हैं, क्योंकि एक ओहदा आपको मुंतखब करना होगा। देखते हैं हुकूमत क्या करेगी। साथ जिस तरह मैंने 12 बार का सेक्टर D13 की बात कर रहा हूँ, सेक्टर I-12 की बात, सेक्टर I-11 की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे जाली बोगस अलॉटमेंट का मुस्तकिल गोरख धंधा जारी है। पटवारी से लेकर ऊपर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के आला अफसरान 19 से लेकर 20 ग्रेड तक के अफसरान सारे मुलव्वस हैं। सबके खिलाफ कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्रवाई खुली हुई है, FIA में जा रहे हैं, तहकीकात भी जा रही हैं और फिर बयानात भी कलमबंद किए जा रहे हैं। लेकिन FIA की जो सुस्त रवि है
वो अपनी जगह मौजूद हैं। अब इस वक्त FIA के नए DG आ चुके हैं, वो क्या करते हैं सनाउल्लाह अब्बासी साहब, उनके लिए कितने अहम जिम्मेदारियां होगी। फिर डायरेक्टर इस्लामाबाद जोन जनाब वकार चौहान साहब, उनके लिए बड़ी अहम जिम्मेदारियां हैं कि कब किस तरह इन FIR को दर्ज किया जाएगा, कितना मजीद लटकाया जाएगा, क्योंकि अब बहुत से लोगों के तबादले भी हो चुके हैं और बहुत से लोगों को कारकर्दगी की बुनियाद पर भी तबादला किया गया है। लेकिन इन तबादलों के बाद अब क्या होगा, किस तरह मुकदमात को पीछे ले जाया जाएगा, किस तरह मुकदमात को आगे लगाया जाएगा, क्योंकि जिन मुकदमात में खुद बतौर सहाफ़ी मैं भी दरख्वास्त गुजार हूँ तो एक एक चीज़ पर नज़र रखी हुई है। अब मुस्तकिल तौर पर दोबारा से खबरें देना शुरू करेंगे कि जो जिम्मेदारियाँ और जो यकीन दहानियाँ हमें करवाई गई थी वो अब तक मुकम्मल होती हुई नज़र नहीं आ रही। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।